हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं इस आज के नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 11 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसमें जो फॉर्मूलाज है उसको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि ये जो चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें न्यूमेरिकल्स वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं और ये खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज तुम्हारा 7 to 8 मार्क्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियोस तो मैं आज लेकर आ रहा हूँ। ऐसे करके तुम्हारा 19 तक 1 by 1 करके मैं एक दो वीडियोस डालता रहूंगा हर एक चैप्टर्स का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिलाकर। ठीक है, तो बने रहना इस लेक्चर में। इसके आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें भी बने रहना, उसको भी देखना। ये जो लेक्चर्स है इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे और न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। ऑफकोर्स परेशान करता है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उन्हें याद रखना होता है और उन्हें कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से कहां पर क्या चीज लगाना है, वो थोड़ा सा अलग तरह से पूरा दिमाग को हिला देता है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस लेक्चर को अगर तुम कंप्लीट देखोगे तो इसमें सारे जो फॉर्मूलाज हैं उसका मैं रिवीजन करवाऊंगा और साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के रिलेटेड में वो भी तुम यहाँ पर देखोगे और उससे रिलेटेड तुम अपने आप को तैयार कर लोगे, जिससे कि एग्जाम्स में अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसे अच्छे से हैंडल कर पाओ। और अगर इससे थोड़े अलग भी आते हैं तो कोई चिंता मत करना, वो भी तुम हैंडल कर पाओगे, ऐसा मैं गारंटी लेता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो लेक्चर्स में है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं और क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमें रिवाइज करना है वो हमारा है चार्जेस के बारे में। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज हमारा ये है कि जब तुम्हारा कोई बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के जाता है, तो बॉडीज को जब हम रब करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, या फिर कोई अलग प्रोसेस होता है क्या? हाँ, प्रोसेस होता है, इंडक्शन होता है, उसके जरिए हम इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर लेकर जाते हैं। और भी कोई तरीका होता है क्या? हाँ, पोटेंशियल लगा के हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं, तो वैसे भी होता है। तो जब तुम्हारा किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा निकल के जाता है तो उस बॉडीज के ऊपर क्या आता है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह से अगर बॉडीज पे अगर इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आ रहा है तो अगर आता है तो उससे क्या होता है, बॉडीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो यानी कि तुम्हारा बॉडीज के ऊपर जो चार्ज बन रहा है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस के कारण बन रहा है या तो इलेक्ट्रॉन के गेन के कारण बन रहा है। यानी कि चार्ज ऑन अ बॉडी अगर मैं लिखूं तो उसे लिख सकता हूं प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस एनी का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर जो एन है वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, और ई तुम्हारा क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, क्योंकि हमें बॉडी के ऊपर चार्ज निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर पता चल गया, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लो तो उससे तुम्हारा क्या होगा, बॉडी के ऊपर चार्ज पता चल जाएगा कितना चार्ज है। अब ये प्लस माइनस क्या है कि अगर प्लस रहता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर माइनस रहता है तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्लस माइनस करके एनी तुम्हारा होता है। पर हम लोग जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस को उतना ध्यान नहीं रखना है, हमें बस यहाँ पर Q इक्वल टू एनी को ही लगाना है। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे स्टार मार्क में करके चल रहा हूँ। जो भी तुम्हारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसको स्टार मार्क करके चल रहा हूँ, उसको देखते जाना, उसको लिखते जाना। अगर नहीं लिख रहे हो तो बस लेक्चर को कंप्लीट देखो, पीडीएफ तुम्हें मिलेगा नोट्स का, उसे डाउनलोड कर लेना, वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो, इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो इसका कूलम्ब होता है, सी से डिनोट करते हैं। ई जो होता है तुम्हारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है, जिस पर चार्ज कितना आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब के बराबर आता है। अब यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसमें मैं क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेकर आया हूँ तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है। तो ध्यान से इसको कंप्लीट लेक्चर देखना, बीच में छोड़कर मत जाना, नहीं तो बहुत सारी चीज मिस कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट है करंट। करंट को आई से डिनोट करते हैं, ये होता है तुम्हारा चार्ज फ्लोज बाय टाइम, यानी कि कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो किया एक पर्टिकुलर टाइम में, चार्ज कितना फ्लो किया एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलते हैं करंट। इसे लिखते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज को हम लोग लिखते हैं Q और टाइम को हम तो क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T को उधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, I इंटू टी हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, A से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही फॉर्मूला का तुम स्मॉलर वैल्यू ऑफ करंट भी याद करके चलो। 1 मिली एम्पियर क्या होता है, उसको MA से डिनोट करते हैं, 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर तुम्हारा कितना होता है, 1 म्यू A लिखते हैं,
यहाँ पर जो ये वाला चीज तुम्हारा है, इसे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं म्यू, MEW, म्यू बोलते हैं। और 1 म्यू एम्पियर यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर तुम्हारा होता है 10 के पावर में -6 एम्पियर। ये तुम्हारा एक ग्रीक लेटर है, इससे बस याद रखना, ठीक है। ये तुम्हारी स्मॉलर वैल्यू ऑफ करंट है, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होता है उसको अलग अलग करंट का जरूरत होता है, तो ये छोटा वैल्यू ऑफ करंट है, बस इतना ध्यान रखो। इसके बाद आता है नोट। करंट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, सर्किट में फ्लो कर रहा है तो उसे एमीटर से मेजर करेंगे और उसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बात इतना ध्यान में नोट करते चलना। तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमें ध्यान रखना है, ये होता है तुम्हारा वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क है, इसको ध्यान रखना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, V से ही डिनोट करते हैं, छोटा V लिखकर करते हैं। इसके बाद तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, जिसे वर्क डन बाय चार्ज ही बोलेंगे। ये कुछ ऐसा है कि मान लो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट है, B पॉइंट से Q चार्ज को उठाकर अगर हम A पॉइंट पर लेकर आए, मान लेते हैं कि इसमें का वर्क डन जो हुआ है वो हमारा W का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इन दोनों के बीच का डेल्टा V, वो तुम्हारा वर्क डन बाय चार्ज होगा। और ये कैसे निकलता है, तो ये मेरा है फाइनल पॉइंट और ये मेरा है इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको VA बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको VB बोलेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और ये वर्क डन बाय चार्ज होगा। इसका यूनिट भी वही है जो तुम्हारा इसमें आया है, ठीक है। नोट पॉइंट ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग मेजर करते हैं किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी रेजिस्टेंस का, वो तुम्हारा होता है वोल्टमीटर से मेजर, और उसको हमेशा क्या करते हैं कि जो भी तुम्हारा है उसके पैरेलली उसको ज्वाइन करते हैं, तो हमारा मेजर हो जाता है, ठीक है। फोर्थ है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक सर्किट में जो तुम बैटरी लगाते हो, एक रेजिस्टेंस लगाते हो, और फिर जब बैटरी को स्विच ऑन करते हो तो ये क्या होता है, करंट फ्लो करता है। यहाँ पर A तुम्हारा एमीटर है और B तुम्हारा वोल्टमीटर है। तो देखो एमीटर को हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है उसको साइडवाइज जोड़ते हैं, साइडवाइज मतलब होता है सीरीज में जोड़ते हैं, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली ऊपर या डायरेक्टली नीचे अगर हम जोड़ते हैं उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये तुम्हारा पैरेलली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम रखते हैं तो उस केस में जो करंट फ्लो करता है सर्किट में वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट भी कम फ्लो करेगा। इसे हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उल्टा करके। तो यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो V इक्वल टू IR आता है, और R को अगर लिखेंगे तो I नीचे जाएगा तो V बाय I आएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर जो R है ये एक कांस्टेंट होता है जिसे हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोलो तो, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे इसका क्या इंपॉर्टेंट है बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर जो R है, R का जो ऐसा यूनिट होता है वो तुम्हारा ओम होता है। ओम किस लिए, ये साफ जो जिन्होंने दिया है ये तुम्हारा लॉ, उसी के नाम पर यहाँ पर ओम रखा गया है। ओम इसको, ये सिंबल है तुम्हारा, इसका यूज करते हैं। वैल्यू ऑफ R जो है वो तुम्हारा V और I पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि R एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कभी V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, वो ऑलवेज एक ही जैसा आएगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है तुम्हारा लेंथ पर, जो भी रेजिस्टेंस है उसका लंबाई कितना है, एरिया क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल क्या लियो, किसका तुमने रेजिस्टेंस बनाया, वो ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये तुम्हारा रो है, रो इसको बोलते हैं। ये जो रो है इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और ये तुम्हारा अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग तुम्हारा वैल्यू होता है। चलो इधर ध्यान दो। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए का, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन को अगर इंक्रीज करते हो, एरिया क्रॉस सेक्शन को क्या कर रहे हो, उसको बढ़ा ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन को छोटा रखते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में, नहीं समझ में तो थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखो कि मान लो छोटा पाइप रहेगा, उसमें से पानी अगर पास करेगा तो क्या होगा, अगर हम ज्यादा पानी पास करना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा वहां पर मतलब स्पीड से निकले, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और वही तुम्हारा क्या है कि अगर बड़ा पाइप है तो बड़ा आसानी से चला जाएगा, एकदम मस्त, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर वही है
कि एरिया अगर बड़ा रहता है तो क्या होता है, तुम्हारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और एरिया अगर छोटा रहता है रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, धक्का मुक्की होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो L/A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R, इक्वल टू लगाएंगे तो ये एक कांस्टेंट लगाना होता है जिसको रो बोलते हैं, और R इक्वल टू रो L/A, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें से रो निकालना चाहते हैं, ए को इधर लेके जाएगा मल्टीप्लाई में, L हमारा डिवाइड हो जाएगा तो रो RA/L आ गया। रो जो होता है उसको रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बोलता है, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, R के लिए ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, L के लिए मीटर, एक मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस, सॉरी इसका तुम्हारा ऐसा यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखना कि जब हम लेंथ एरिया ऑफ कंडक्टर को चेंज कर रहे हैं, मतलब हम एक मटेरियल था उसका रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, उसका लेंथ को खींच के बड़ा कर दिया या फिर स्ट्रेच कर दी या फिर उसको पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट कर दी, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो वहां पर तुम्हारा वॉल्यूम जो रहता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो उसमें ध्यान रखना कि A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2 चलता है। A हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन, L हमारा लेंथ। इसका यूज करके हम लोग को न्यू लेंथ न्यू एरिया निकालना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल उसे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मत छोड़ना, क्योंकि बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिगर यूनिट्स आर के बारे में बात करें तो एक होता है 1 किलो ओम, के मतलब किलो 1000 होता है 10 के पावर 3 ओम, और 1 mm मतलब मेगा ओम जो कि 10 के पावर में 6 ओम होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ से रिलेटेड तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, V वर्सेस I का अगर ग्राफ होता है, यानी कि V को Y एक्सिस पे I को X एक्सिस पे अगर रखते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आता है। ये ओम्स लॉ के बेसिस पर ये ग्राफ बना हुआ है। सिमिलरली तुम्हारा I वर्सेस V का भी जब ग्राफ बनाते हैं तो I को Y एक्सिस पर, V को X एक्सिस पर, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ही बनता है ऑब्लिकली 0 डिग्री। ये जो तुम्हारा 0 है इससे कुछ एंगल लेते हुए, थीटा एंगल लेते हुए तुम्हारा क्या बनता है, ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर क्या चीज तुमसे पूछा जाता है, बेसिकली 2-3 यहाँ पर लाइन खींच देता है और तुमसे पूछता है कि बताओ इन दोनों में से, तीनों में से कौन सा रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं वो V/I आता है, Y एक्सिस में जो है उसको पहले और X एक्सिस में जो है उसको नीचे रखें। तो V/I क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा होता है, यानी ये चीज अगर तुम्हारा इंक्रीज करेगा, थीटा अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इस तरह से स्लोप तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। स्लोप मतलब होता है ढलान, तो वो थीटा अगर जितना ज्यादा होगा ढलान उतना ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा अच्छे से वो नीचे की ओर फिसलेगा। तो स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये स्लोप R के सीधा सीधा में जा रहा है, तो यानी कि R भी तुम्हारा ज्यादा होगा। इसी तरह से तुम्हारा I वर्सेस V का अगर ग्राफ में देखें तो स्लोप यहाँ पर क्या होगा, I/V होगा। I/V क्या है, इसी का उल्टा है, तो उल्टा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1/R कर देंगे, तो R यानी कि रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम थीटा को बढ़ाते हैं, थीटा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो स्लोप भी हमारा बढ़ेगा, लेकिन ये इनवर्स रिलेशन में जा रहा है तो R मेरा घटेगा, घट जाएगा तुम्हारा। अब आओ यहाँ पर नेक्स्ट है कि अगर मान लो रो और ए तुम्हारा सेम हुआ, ये R इक्वल टू रो L/A जो फॉर्मूला पढ़े उसी पर बेस्ड है कि अगर रो यानी कि जो तुम्हारा रेजिस्टिविटी है और ए एरिया क्रॉस सेक्शन अगर सेम होता है तो रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो R1/R2 जब करेंगे तो L1/L2 होगा, इसको ध्यान रखना। फिर जब तुम्हारा रो L अगर सेम होता है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A का, तो R1/R2 जब करते हैं तो A2/A1 के बराबर होता है। फिर इसी तरह से अगर L और A अगर सेम होता है तो रो को डिफरेंट मान के चल रहे हैं, जो भी चीज सेम है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट डिफरेंट है। तो यहाँ पर R रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो R1/R2 क्या होगा, रो1/रो2 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा था ग्राफ के बारे में था। इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल को समझते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस और दूसरे का हाथ एक दूसरे के साथ, फिर दूसरे का तीसरे का हाथ, फिर दोनों का जो बचा हुआ हाथ होगा वो तुम्हारा बैटरी से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह का जो तुम्हारा कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। मतलब एक हाथ दूसरे हाथ पे, दूसरे साथी का, और दूसरा हाथ तीसरे साथी के हाथ पे, इस तरह से जो कनेक्शन बनता है वो तुम्हारा सीरीज कनेक्शन होता है।
और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर लगा रहेगा इस तरह से, यानी कि दोनों का हाथ एक दूसरे से, दोनों का हाथ एक दूसरे से, दोनों का हाथ एक दूसरे से, और फिर जो ये नॉट बना यहाँ से लेकर क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाता है पैरेलल कनेक्शन। तो पहले सीरीज कनेक्शन समझते हैं, फिर पैरेलल। सीरीज में अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे R1, R2, R3 जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा था उसी के लगभग बराबर, उसी के बराबर कौन सा रेजिस्टेंस ऐसा ले जो अकेला एक ही हो जो उतना बराबर एनर्जी कंज्यूम करे। तो उसे निकालने का तरीका होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक है, अगर हम n रेजिस्टेंसेस अगर लें, मतलब यहाँ पर 3 था ना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके n ले लें, तो उसे कैसे निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn तक ऐड कर देना तो निकल जाएगा। अगर मान लो n इक्वल रेजिस्टेंसेस हुआ तो उसमें कैसे करोगे, तो R प्लस R और ऐसे करके n टाइम्स तक अगर जोड़ोगे तो n R आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, n R के बराबर होगा। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखो। पहला कि करंट I इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीरीज में तुम्हारा क्या होता है कि करंट जो होता है सभी रेजिस्टेंसेस में एक ही जाता है। I करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, I करंट 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर 5 एम्पियर जा रहा है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर, सभी में 5 एम्पियर ही करंट जाएगा, यानी कि सेम करंट फ्लो करता है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है। कैसे निकालता है, तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे। R1 के लिए V1 इक्वल टू I और R1, R2 के लिए V2 I R2, R3 के लिए V3 I R3, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सबका अलग अलग है, करंट सेम है ना, तो वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा। नेट वोल्टेज अगर निकालोगे तो यही वोल्टेज तुम्हारा इन तीनों में बटा है, तो इसका मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। अब इससे भी ज्यादा सबसे खास इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन बनाने में इस्तेमाल में होता है, ये तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। एक टाइप का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें इस टाइप का इस्तेमाल है प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट जो होता है तुम्हारा सीरीज कनेक्शन में वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज्यादा हो, यानी कि ये R1 से भी ज्यादा होगा, R2 से भी और R3 से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ में आ गया। अब आते हैं पैरेलल कनेक्शन की ओर। तो इसमें क्या है कि तीनों रेजिस्टेंस इस तरह से कंबाइंड रहेगा कि तीनों का लेफ्ट हैंड तीनों का राइट हैंड आपस में कनेक्टेड होगा और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो तीनों का अगर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो आता है 1/R इक्विवेलेंट, ये रेसिप्रोकल में चलता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सबका रेसिप्रोकल में क्या कर देना, जोड़ देना। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जब तुम यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकाल रहे होगे तो जब पूरा इधर राइट साइड का कैलकुलेशन हो जाएगा तो इसको पलटना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बिना पलटे अगर तुम आंसर कर दिए तो तुम्हारा आंसर ना पूरी तरह से पलट जाएगा, यानी पूरा कट जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर दो रेजिस्टेंसेस अगर होता है यहाँ पर, जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस में वही रहता है, दो रेजिस्टेंस ही रहता है, तो उसमें R इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला इसी से बना है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 3 स्टार लगाया हुआ है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अगर n रेजिस्टेंसेस है तो सबका रेसिप्रोकल करके जोड़ देना, अगर n इक्वल रेजिस्टेंस है तो सबका रेसिप्रोकल लेके जोड़ना R R R, तो इसको अगर n टाइम जोड़ेंगे तो n बाय R होगा, उल्टा करेंगे इसको भी उल्टा करेंगे R बाय n आएगा, याद रखना बिल्कुल। अब यहाँ पर जो खास इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा, जैसे यहाँ करंट तुम्हारा सेम था ना, यहाँ पर इन तीनों के लिए वोल्टेज सेम होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसका वायर निकला वोल्टेज से कनेक्टेड, इसका वायर निकला वोल्टेज से कनेक्टेड, इसका वायर निकला वोल्टेज से यानी बैटरी से कनेक्टेड, सब देखो V से ही ना कनेक्ट हो रहा है। तो जब सब V से कनेक्ट हो रहा है तो फिर हम इसमें क्यों बोले कि V सबका अलग अलग है, तो सबका सेम होगा, क्योंकि सब तो एक ही V से ना कनेक्ट हो रहा है, एक ही ना बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। इधर भी देखो वायर देखो V से, इधर भी V से, इधर भी V से, यानी कि वोल्टेज V जो होगा वो तुम्हारा हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम होगा। करंट यहाँ पर डिफरेंट होगा, इसमें I1 मान लिए, इसमें I2, इसमें लेट करके I3 ले लिए, तो R1 के लिए करंट अगर निकालोगे I1 इक्वल टू V बाय R1 आएगा, ऑप्शन से यहाँ पर काम कर रहे हैं। R2 इक्वल टू I2 इक्वल टू कितना होगा, V बाय R2, इसके लिए करेंगे तो I3 V बाय R3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी तुम याद रखना कि जो R इक्विवेलेंट होता है, इसमें जो R इक्विवेलेंट निकलता है वो R1 से भी कम होता है, R2 से भी कम होता है, R3 से भी
कम होता है, यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से क्या होता है तुम्हारा कम 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 होता है। ठीक है, याद रहेगा ना अच्छे से। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हीट डेवलप। तो देखो हीट डेवलप कैसे निकालते हैं, तो जरा मुझे बताओ कि वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज था, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू हुआ। तो Q को देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I इंटू टी, तो W इक्वल टू वी आई टी आ जाएगा। और ये जो वर्क डन हमारा होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलते हैं। अब यही जो वर्क डन होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, सेम वर्क डन जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उतना ही मात्रा में तुम्हारा हीट क्या होगा बाहर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर H इक्वल टू लिख सकते हैं W और ये तुम्हारा वी आई टी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं इस वी आई टी को, एक लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वी एन आर और इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आई एन आर, दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहला तुम्हारा अगर हम इसको V और R के टर्म्स में लिख रहे हैं यानी I को हमें हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए क्या करेंगे I इक्वल टू क्या, तो देखो हमने एक ये पढ़ा है कि V इक्वल टू आई आर होता है। अब इसी को इधर उधर घुमाते हैं इधर उधर लेके जाते हैं और फिर यहाँ से हम अलग अलग तरह का फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पर I चाहिए तो R को लेके चले जाओ तो V बाय आर बन गया, तो V इंटू बी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये H का एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह से अगर तुमको I और R में चाहिए तो V को हटाना पड़ेगा ये वाला चीज को, तो V के जगह पर हम आई आर को पुट करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी हमारा क्या हो जाएगा हीट हो जाएगा। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बन गया और इसे हम बोलते हैं दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसे क्या बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो तुम्हारा 3 पॉइंट आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिफाइन करने वाला, कि पहला कि हीट जो होता है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला चीज। दूसरा हीट जो होता है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा चीज हीट जो होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीनों चीज इसी में मिलता है, इसलिए इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। हीट बढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जो काम हो रहा है तुम्हारा उसका रेट क्या है, यानी टाइम के हिसाब से क्या काम हो रहा है। तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, W का वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा वी आई टी, टी से टी कट जाता है तो P इक्वल टू वी आई आ जाता है। तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी हुआ या फिर V इंटू आई। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो तुम्हारा वाट होता है, इसको ध्यान रखना, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसे भी हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आई एन आर और एक तुम्हारा V एंड R के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर आई एन आर में लिखना है तो V को हटाना पड़ेगा, तो V की जगह पर आई आर रखेंगे तो ये आई स्क्वायर आर बन गया, और अगर V एंड R की जगह रखना है तो I को हटाना पड़ेगा तो I की जगह पर V बाय आर रखेंगे। ओम्स लॉ का यूज करते फिर से, वहां पर जैसे यूज किया वहां वही चीज यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो ये बन जाएगा V स्क्वायर बाय आर बन जाएगा। इसमें बिगर यूनिट ध्यान रखना 1 kW यानी 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट हमारा कितना होता है 10 के पावर में 3 वाट होता है, और 1 MW 1 मेगावाट 10 के पावर में 6 वाट के बराबर आता है। अब आता है 9 नंबर, ये हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन हमसे ऐसा रहता है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको इतना देर के लिए चलाए हैं, कितना एनर्जी हमारा प्रोड्यूस हुआ यानी कितना बिजली बिल हमारा बना वो हमें बताना होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो W यानी वर्क डन के ही बराबर होता है। उसको कैसे निकालते हैं, तो जो भी अप्लायंसेस है उसका जो पावर होता है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाता है, और इसका यूनिट क्या होता है वाट और आवर लेते हैं। क्या लेते हैं वाट आवर, इसका हम लोग क्या लेते हैं यूनिट लेते हैं। ये तुम्हारा ध्यान रखना वाट आवर तुम्हारा यूनिट होता है। कमर्शियल यूनिट के बारे में बात करें, यानी कि जिस तरह से बिजली बिल आता है तुम्हारा वो तुम्हारा किलो वाट आवर होता है। कि मतलब किलो, डब्ल्यू मतलब वाट और आवर, यानी कि जो भी पावर रहेगा उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा और टाइम को आवर में कन्वर्ट करना होगा घंटे में, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा तुम्हारा किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, और ये तुम्हारा 1000 वाट आवर होता है। इसको जब जूल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये तो एक प्रकार का एनर्जी है ना, तो एनर्जी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 3.6 इंटू 10 के पावर में 6 जूल आता है। कैसे आता है, तो ये वाट में पहले से ही है, ये ऐसा ही यूनिट में ही है। आवर को क्या करना है, बस टाइमिंग को सेकंड में लेके चलना है। 60 इंटू 60 में जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन ही तुम्हारा आएगा। 10 पॉइंट है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्च हो वो तो निकाल लिया, अब कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट तुम्हारा बना वो पता चल जाएगा। उसको क्या करना है कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। जनरली अभी तुम्हारा जो चल रहा है 6 रुपीज 65 पैसा झारखंड में चल रहा है कि तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पर यूनिट का कॉस्ट क्या है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट कर देंगे आ जाएगा तुम्हारा
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 11 है तुम्हारा फ्यूज रेटिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जगह पे पूछा गया है क्वेश्चन। फ्यूज रेटिंग क्या होता है कि मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द फ्यूज वायर विदाउट मेल्टिंग, बिना मेल्ट किए तुम्हारा जो फ्यूज वायर है उसमें कितना करंट पास कर सकता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूज रेटिंग। तो अगर एग्जांपल में लेंगे फ्यूज रेटिंग तुम्हारा 5 एम्पियर है तो इसका मतलब है कि इसका मैक्सिमम करंट लिमिट कितना है 5 एम्पियर, मैक्सिमम कितना करंट उसमें जा सकता है पास कर सकता है वो 5 एम्पियर है। मेरे यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उसमें निकालने के लिए बोला जाता है कि बताओ कि करंट जो फ्यूज रेटिंग है, फ्यूज रेटिंग करंट जो है वो कितना होगा। तो हम लोग जनरली कैसे निकालते हैं, I इक्वल टू पी बाई वी यूज करते हैं, कभी कभी वी बाई आर भी यूज करना होता है लेकिन ये बहुत रेयर आता है, तुम्हें पी बाई वी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग का सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए लेट्स गो। तो प्रेजेंट है बोर्ड पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस, तो देखो यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी है, उसको एक अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 MA, MA का मतलब मास्टर इन आर्ट्स नहीं, मास्टर इन आर्ट्स नहीं है, ये तुम्हारा मिली एम्पियर है। तो 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। हमें क्या पता है कि वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि 12 वोल्ट का एक बैटरी एक अननोन रेजिस्टेंस के साथ कुछ यूं ट्यू 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 और ऐसे करके एक बैटरी ये लगा हुआ है 12 वोल्ट का, और इसका अननोन रेजिस्टेंस हमें बताना है। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो 2.5 मिली एम्पियर है। तो देखो जब भी मिली एम्पियर होगा या माइक्रो एम्पियर होगा, इसे तुम्हें ना सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना, इसको 10 के पावर में मिली के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। तो यहाँ पर 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। अब क्या बोला है तुमसे निकालने, रेजिस्टेंस बोला है, आर, रेजिस्टेंस मतलब आर निकालने बोला है। तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सोचो तो, भी आई पता है, आर निकालना है, तो यहाँ पर बस तुम लगाओगे यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू जो होता है वो तुम्हारा आई आर होता है। तो V का वैल्यू 12, I का वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 आर आर होगा। तो यहां से आर का वैल्यू कितना आ रहा है 12 बाय, ये पूरा का पूरा देखो मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 जाएगा, 5 से 5 बार में कट गया, 5 टू 10 कट गया, और क्या कुछ कटता है। तो यहाँ पर देखो ये 12 टू हो जाएगा 24, तो देखो आर इक्वल टू 24/5, और नीचे में जो तुम्हारा 10 के पावर -3 है इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 10 के पावर में +3 होगा। ठीक है, अब 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, जरा बताओ तो जल्दी मुझे। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और 8, अरे देखो ना डिवीजन तो आता होगा थोड़ा बहुत, तो इतना छोटा छोटा है। 5 4 जा 20 आ गया, कट गया, ये 4 नीचे, 5 8 जा पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 लगेगा, 5 8 जा 40 और ये पूरा का पूरा कैंसल, तो 4.8 इंटू 10 के पावर में 3 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हम लोग क्या करना था, बस V दिया हुआ था, I दिया हुआ था, R निकालना, तो ओम्स लगा के हम लोगों ने R निकाल लिया। आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा रहे हैं वो 60 वोल्ट का है। तो व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, जब हम यहाँ पर 60 वोल्ट का एक बैटरी लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर के अक्रॉस, तो करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स यानी बैटरी से। तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 220 वोल्ट। यानी यहाँ बोल रहा है ना, बोल रहे हैं कि पहले इतना वोल्टेज था, इतना करंट आया, वोल्टेज को बढ़ा दिए, करंट कितना बढ़ जाएगा, ये हमें बताना है।
ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, पहला मैं तरीका बता रहा हूं, उसके बाद फिर दूसरे तरीके पे जाना। तो यहां पर ध्यान दो कि ये जो हीटर है तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर, इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है, और रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो फिर कैसे काम होगा, कैसे यार 220 वोल्ट है तो करंट निकालेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो शुरू वाला फर्स्ट केस है वहां से पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां पर पहले गिवन में लिखोगे कि वोल्टेज हमें दिया हुआ है 60 वोल्ट और हमें करंट जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर है। तो देयरफॉर यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू IR। देखो ना, एक ही फॉर्मूला याद रखो, एक ही फॉर्मूला से मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो, बेफिक्र रहो, ठीक है, ध्यान से याद। तो V इक्वल टू IR, तो V का वैल्यू कितना है 60, I का वैल्यू है 4, R निकालना है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 4 से 15 बार में कट जाता है, ये 15 4 जा 60, तो R का वैल्यू 15 ओम आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम इंक्रीज करते हैं तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर क्या लिखोगे, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड। देखो ध्यान से यहाँ पर कि हम लोग ये इंक्रीज कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, इंक्रीज किया गया है, कहां तक इंक्रीज किया है, 220 वोल्ट लगा दिया, चलो बढ़िया, 60 वोल्ट पर था यानी 60 वोल्टेज पर था तुम्हारा बैटरी, अब बढ़ा दिए तो वोल्टेज तो मेरा ज्यादा आ गया, तो ज्यादा आ गया तो उसके हिसाब से करंट भी तो ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर देखो वोल्टेज हमें पता है, रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया, कितना आया 15 ओम आ रहा है, थोड़ा अच्छे से लिखना 15 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करंट निकालना है, तो देयरफॉर V इक्वल टू होता है IR बाय ओम्स लॉ, क्या बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो यही करता है V इक्वल टू IR, तो V के जगह पर 220, I निकालना है R के जगह पर 15, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 220 बाय 15, तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है I इक्वल टू, जरा डिवाइड करो तो थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा स्मार्ट हो, तो 15 से डिवाइड करेंगे 220 को, तो कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, अब 3 से करेंगे 3 1 जा 3 14, 3 4 जा 12, 3 6 जा 3 6, यानी कि ये तुम्हारा करंट जो आएगा तुम्हारा 14.66 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 14.66 एम्पियर करंट आ गया, इसमें रेजिस्टेंस निकाल के हम लोगों ने किया। अब इसका दूसरा स्टेप देख लो फटाफट जल्दी से, ये पहला स्टेप तो हो गया, ये दूसरा प्रोसेस, दूसरा मेथड ऑल्टर मेथड। तो पहला मेथड अगर अच्छे से बचा लिए हो तो दूसरा मेथड भी आ जाओ देख लो। तो दूसरा मेथड कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है पहले केस में भी है दूसरे केस में भी है, हमने तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रिक हीटर को चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस हमारा सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे पहले, सिंस रेजिस्टेंस इज सेम, तो जब रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ पर V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I का, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं V1 बाय V2 इक्वल्स टू I1 बाय I2 लिख सकते हैं। तो V1 यानी कि ये वाला V1 I1 हो जाएगा, यानी कि ये V1 कितना है 60 बाय V2 ये सेकंड वाला कितना है 220, और I1 कितना, I1 4 हमारा है, I2 कितना है, I2 निकालना भाई, तो I2 निकालना, देखो 4 से ये 15 बार में कट गया, इधर उधर काट सकते हैं, हमें I2 चाहिए, तो ये काम करते हैं इसको उल्टा कर लेते हैं 220 बाय 15, क्योंकि हमने इसको उल्टा जब किया तो ये भी तो उल्टा होगा, है ना, तो ये उल्टा हो गया, तो 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 4 बार में, यानी 44 टाइम्स में। तो I2 का वैल्यू कितना आ गया 44 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो 14.66 एम्पियर आता है। अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल भी गलती मत करना, मेरे से ज्यादा तो आप सभी स्मार्ट हो तो कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है, यहाँ पर क्या लिखा है, वहां पर राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। किसके बीच रिलेशन चाहिए, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। कैसा शेप में, सिलेंडर, यानी कुछ इस तरह का शेप है, ये कुछ ऐसा इस तरह का सिलेंडर का शेप, ठीक है। तो ये सिलेंडर का शेप हो गया, अरे अच्छा से बताओ क्या कर रहा है, थोड़ा प्यार से, हाँ ठीक, चलो। तो ये सिलेंडर का शेप हो गया जिसका लंबाई तुम्हारा क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है,
फिर क्या बोला, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, यानी ये जो तुम्हारा एरिया क्रॉस सेक्शन है ये तुम्हारा ए के बराबर है। तो इसमें क्या करना है, इसका रिलेशन चाहिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इसका रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लाना है। और क्या चाहिए, डिराइव द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट भी डिराइव करना है। और उसी पे बेस्ड तुम्हारा ये छोटा सा क्वेश्चन है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करो और तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी फॉर्मूला तुमने रिवाइज किया है इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आई होप तुमने सॉल्व कर लिया होगा। अब कर लिया है तो अब इसको देखो कि क्या तुमने सही सॉल्व किया कि गलत सॉल्व किया। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला था रिलेशन लिखना है रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ऑफ द मटेरियल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। इसका लंबाई कितना है, एल लेंथ है, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। तो हमें रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिलेशन यहां पर लिखेंगे द रिलेशन इज, रिलेशन क्या होता है याद रखना, डायरेक्ट लिखना है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, बस ये रिलेशन हो गया, बस खत्म। डिराइव द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट डिराइव करना है। यानी कि यहां से अगर हम रो निकालें तो ये हो जाएगा आर ए बाई एल हो जाएगा। तो यूनिट अगर चाहिए ऐसा यूनिट, यूनिट ऑफ रो, तो ये क्या होगा, तो आर के लिए होता है ओम, एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए होता है मीटर, एक और एक कट जाएगा तो ये क्या आ गया, ओम मीटर आ गया। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया तुम्हारा, ओम मीटर आ चुका। बस ये तुम्हारा हो गया है इसका पहला पार्ट का सॉल्यूशन। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट देखो यहाँ ध्यान से, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इधर ही मैं बनाऊंगा, उधर जगह तो बचा नहीं थोड़ा, तो इधर मैं बना दूंगा। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, क्या चीज बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, लंबाई कितना है 5 मीटर है, इज 100 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है 5 मीटर, तो उसका रेजिस्टेंस हमारा कितना है 100 ओम के बराबर। तो 100 ओम रेजिस्टेंस का लंबाई 5 मीटर। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इतना, तो एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यानी कि ए बोलते हैं उसे, तो ए कितना दिया हुआ है, तो 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। देखो सब कुछ ऐसा यूनिट में है, लेंथ मीटर में है, आर ओम में है, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में, सब ऐसा ही में, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब वही उल्टा वाला पी जैसा टाइप का, यानी रो हमें बताना है, सिंपल सा चीज है, रो निकाल लो, बाकी तुम्हारा रेजिस्टिविटी उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखो तो रेजिस्टिविटी कैसे निकलेगा, तो अभी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ए को इधर भेजा, मल्टीप्लाई में एल, नीचे डिवाइड में आर ए बाई एल आ गया। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। तो आर के जगह पे हम पुट करेंगे 100 और ए के जगह पुट करेंगे 3 इंटू 10⁻⁷ और एल की जगह पुट करेंगे 5। तो क्या होता है, तो 5 2 20, तो यहां पर से रो कितना आ गया 20 इंटू 3 60 इंटू 10⁻⁷। तो देखो 60 को हम कन्वर्ट करेंगे थोड़ा, ये 60 को देखो 60 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं, 6 इंटू 10 60 होता है। अब ये दोनों सेम सेम हो गया, देखो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट ऐड होगा, तो ये 1 - 7 हो जाएगा। ठीक है, जब ऐड करोगे ना, अरे ऐसा करना है 1 + -7, तो 1 + -7 कितना होता है, +-7 यानी कि ये -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर रो का वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁶, और रो का यूनिट क्या होता है, तो रो का यूनिट ओम मीटर होता है, तो यहाँ पे लिख दोगे ओम मीटर। तो देखो पहला वाला भी कैलकुलेट हुआ, दूसरा वाला भी कैलकुलेट हुआ। क्या तुमने जो अपना खुद कॉपी में कैलकुलेट किया है उससे मैच हुआ? अगर मैच हुआ तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा तैयारी बहुत अच्छा जा रहा है। अगर नहीं मैच हुआ है तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 बार इसको देखकर बनाओगे। ठीक है ना, चलो अब आगे देखते हैं। आओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट, देखो यहाँ पर क्या बोला है, a piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice of its original length।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बेस ओम का रेजिस्टेंस है, उसका लेंथ को, जो भी लेंथ उसका ओरिजिनल लेंथ था उसका ट्वाइस कर दिया गया, मतलब पहले इतना था तो इसका दुगना कर दिया, अगर मान लो इतना रहता तो इसका इतना कर देता, तो ट्वाइस कर दिया गया है। तो हमें क्या बताना है कि न्यू रेजिस्टेंस बताना है, फिर रेशियो बताना है ओरिजिनल और न्यू रेजिस्टेंस के बीच का, और साथ में न्यू रेजिस्टिविटी भी बताना है। तो ऐसा वाला जो क्वेश्चन है, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि जब भी तुम्हारा किसी भी रेजिस्टेंस का लेंथ इंक्रीज करते हैं, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हैं, या फिर दोनों में कोई भी घटाते बढ़ाते कुछ भी है चेंज करते हैं, तो वॉल्यूम तुम्हारा क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो पहले गिवन में लिख लो कि क्या है, तो गिवन में जो R हमारा है वो 20 ओम के बराबर है। और क्या बोला है, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ओरिजिनल लेंथ बी एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन बी ए। तो यहाँ पे क्या किए हैं, ओरिजिनल लेंथ को एल ले लिए, एरिया क्रॉस सेक्शन को ए ले लिए। तो यहाँ पर अब ये जो एल है ना, इसको L1 नाम दे दोगे, और जो ए है उसको A1 नाम दे दोगे। इससे क्या होगा, थोड़ा इजी बनेगा। अब न्यू लेंथ तुम्हारा क्या हो रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि न्यू लेंथ जो है उसको L2 नाम देंगे, वो पुराना वाला का ट्वाइस हो चुका है। क्या हो गया, पुराना वाला का ट्वाइस हो चुका है, यानी कि पुराना तो L था तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एरिया भी निकालना पड़ेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन, क्योंकि बिना एरिया क्रॉस सेक्शन का कुछ काम नहीं होगा। तो आप लिखोगे सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, चूंकि वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट रह रहा है, तो इसका मतलब है कि A1 इंटू L1 जो होगा वो तुम्हारा A2 इंटू L2, ये वॉल्यूम ही निकलता है। तो A1 इंटू L1 किसके बराबर होगा, A2 इंटू L1 L2। तो L1 के जगह पर L1, A1 के जगह पर जो भी वैल्यू रखोगे, L2 के जगह पर 2L, तो देखो L से L कट गया, तो यहाँ से A2 का वैल्यू कितना आ गया, A/2 आ गया। तो A2 का वैल्यू तुम्हारा A/2 आ चुका है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट कैलकुलेट होगा यहाँ पर। अब ध्यान दो, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस जिसको हम R2 बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, R2। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो A/L, सॉरी रो L/A होता है ना, फॉर्मूला याद रखना, रो L/A होता है। तो R2 लिख रहे हो तो यहाँ पे L2 इंटू A2 लिखोगे, तो यहाँ पर L की जगह पर, L2 की जगह पर जो भी तुम्हारा है 12 उसको डालोगे, और A2 की जगह पर A/2 डालोगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, रो L/A आ गया। अब देखो रो L/A क्या होता है, तो इसको ना थोड़ा इधर देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि और भी सारी चीज निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो R2 हमारा है ये 4 टाइम्स ऑफ रो L/A है, तो ये R2 का वैल्यू कितना आया, 4 टाइम्स ऑफ रो L/A। क्या होता है, इसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनल रेजिस्टेंस में लेंथ L था, क्रॉस सेक्शन A था, और रेजिस्टिविटी हम लोग रो लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ गया वैल्यू तुम्हारा कितना, 20 ओम के बराबर। यहाँ पर बगल में लिख देना कि R जो है वो मेरा रो L/A के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर से न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया, 24 जा 80 ओम, कितना आ गया, 24 जा 80 ओम। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम लोग लेंथ को अगर बढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा एरिया ऑलवेज घटता है। लेंथ अगर 2 टाइम्स कर रहे हो तो एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ अगर 3 टाइम्स कर रहे हो एरिया 1/3 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो पहला चीज तो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा यहाँ पर इधर कर लेते हैं, दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या बोला, रेशियो बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू रेजिस्टेंस। तो रेशियो जो हम लोग को निकालना है वो ओरिजिनल का न्यू के साथ, ओरिजिनल को तो R1 बोल रहे थे और न्यू को क्या बोल रहे थे, न्यू को R2। ओरिजिनल मेरा R1 या फिर R बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और न्यू वाला क्या है तुम्हारा R2 है। तो ओरिजिनल हमारा है 20 और न्यू हमारा है 80, तो 20 से 4 बार में कटता है, तो ये 1/4, तो ये आ गया 1:4 आ गया। तो ये बड़ा आसान था। पहला चीज अगर तुम्हारा निकल जाएगा तो ये भी तुम्हारा आसानी से निकल जाएगा, बस पहला निकालना है। फिर सी नंबर में क्या बोला है कि रेजिस्टिविटी, न्यू रेजिस्टिविटी बताओ।
तो देखो ध्यान से क्या है कि न्यू रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन चीजों पर डिपेंड ही नहीं करता है कि लेंथ को बढ़ाओगे घटाओगे, एरिया को बढ़ाओगे घटाओगे, उस पर कोई उसका मतलब नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट, resistivity is independent of length and area of cross section, वर्ड्स को ध्यान रखना कि ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, न्यू रेजिस्टिविटी, न्यू पूछा था ना मैं, तो न्यू रेजिस्टिविटी is same as original resistivity, ओरिजिनल लिख सकते हो या फिर ओल्ड लिख सकते हो, दोनों चलेगा तुम्हारा। तो न्यू रेजिस्टिविटी इज सेम एज ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। देखो तो ये 5 नंबर क्वेश्चन ग्राफ वाला है, ये सिंपल क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो, होता है कि नहीं होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द वीआई ग्राफ। एक क्या करता है, एक स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंट करता है और वीआई का ग्राफ भी ये प्लॉट करता है, ठीक है। ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर, 3 तरह का नाइक्रोम वायर उसके पास था और तीनों का रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 अलग अलग, ठीक है। तो एज शोन इन फिगर, जैसा दिखाया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो कौन सा इन 4 ऑप्शन में तुम्हारा सही होगा वो हमें बताना है। तो देखो ये ग्राफ वाला में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर V वर्सेस I का ग्राफ अगर होता है तो यहाँ पर जो स्लोप होता है इसका वो निकलता है V बाय I, और ये किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और ये स्लोप इक्वल टू V बाय I इक्वल टू जो R था, इसमें मैंने बताया था कि अगर स्लोप किसी का ज्यादा या किसी का कम होता है तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये V बाय I का ग्राफ है, तो यहाँ पर अगर थीटा ज्यादा हुआ तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारा स्लोप ज्यादा होगा, और स्लोप ज्यादा हुआ तो स्लोप तो R की सीधा सीधा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जा रहा है, तो यहाँ पर R भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो R ज्यादा। तो ये देखो इसका थीटा तो कुछ कम है, इसका थीटा ज्यादा है, इसका थीटा और ज्यादा है, तो पता मुझे किसका थीटा सबसे कम हुआ, तो R3 का ना, R3 का ये जो थीटा है वो सबसे कम हुआ, फिर R2 का उससे ज्यादा हुआ, R1 का उससे ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर अगर तुम्हें रेजिस्टेंस में देखना है तो क्या होगा, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यानी कि थीटा किसका कम है, R3 का, उससे ज्यादा किसका, R2 का, उससे ज्यादा R1 का है, तो R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, R2 का कम होगा, R3 का कम होगा। तो सही ऑर्डर तुम्हारा क्या हुआ रेजिस्टेंस का, तो ऑर्डर जो बनेगा वो R1 का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, R2 का कम और R3 का उससे भी कम होगा। तो कहाँ दिख रहा है इस तरह का ऑप्शन, कहीं पर दिख रहा है क्या, देखो ये बी ऑप्शन तुम्हारा है, बी फॉर बॉम्बे, और बॉम्बे तुम्हारा सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर ये I वर्सेस B होता, क्या होता, I वर्सेस B होता तो ये उल्टा हो जाता, ये तुम्हारा R3 ज्यादा हो जाता, R2 कम होता, R1 उससे कम होता। तो ये इस तरीके से बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ये हमारा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच 1/5। तो यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ हिंट बताऊंगा, उसे याद रखना, जिससे आगे कोई और टाइप का क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप का तो उसमें बना लोगे। अगर तुम्हें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज में लेना पड़ेगा, सीरीज लो, क्या लोगे, सीरीज में कॉम्बिनेशन लोगे। अगर तुम्हें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, एकदम कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो क्या लोगे, पैरेलल में लोगे। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में ले लो, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में लो। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में कितना रजिस्टर है, टोटल 5 रजिस्टर है, और उसका हर एक का वैल्यू कितना है, 1/5। तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट चाहते हैं वो हम सीरीज में चाहेंगे क्योंकि मैक्सिमम चाहिए।
तो ये निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, सबको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखो सारा वैल्यू तो सेम सेम है, यानी कि ये तो R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, क्योंकि इक्वल है ना। तो इक्वल का क्या आता है तुम्हारा NR आता है, तो डायरेक्ट कर लेंगे। N कितना है 5, ये हमारा N हो गया, तो N का वैल्यू 5 और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 1/5, तो ये 5 से 5 कट गया, तो ये तुम्हारा 1 ओम आ रहा है। कहाँ ऑप्शन है, कहीं दिख रहा है, अरे ये लो डी, डी मतलब दिल्ली, तो डी तुम्हारा ऑप्शन है। तो ये इस तरीके से बनेगा, अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस बोलेगा तो तुम्हें सीरीज में लेना होगा, और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस बोलेगा तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, पैरेलल में लेना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा, अदरवाइज तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। आओ अब ये क्वेश्चन बना के देखो ये कैसे बनेगा, चलो बनाओ, ट्राई करो, तो एक बार पॉज करो वीडियो को और उसको बनाने की कोशिश करो, देखो बनता है क्या। तो देखो अब बन चुका होगा तुम्हारा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान दो, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, 3 रेजिस्टेंसेस है, 3 रजिस्टर है और तीनों का रेजिस्टेंसेस क्या दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है, बी कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट करना है, टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम, तो कैसे हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करें जिससे कि हमको 4 ओम का रेजिस्टेंस मिले और 1 ओम का। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊं एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लास्ट वाला पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था, वो याद रखो। तो सीरीज में क्या था तुम्हारा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हर एक से ज्यादा होता है, हर एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर तुम्हारा पैरेलल में क्या बताया था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हर एक से कम होता है, हर एक से क्या होता है, कम होता है। तो हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 बताओ किससे किससे ज्यादा है और किससे किससे कम है। तो 4 तो 2 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, लेकिन 6 से कम है, 2 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, लेकिन 6 से कम है। ये बात समझ में आई पहली बार, हाँ ये समझ में आया। ये 1 ओम जो हमें लाना है, ये तो मेरा नेट जोड़न सबको अरेंज करना है ना, और अरेंज करके जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम आना चाहिए। तो 1 ओम कैसे आएगा, 1 ओम तो सभी से छोटा है, सभी से छोटा है, इसका मतलब वो पक्का तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सभी से क्या होता है, छोटा होता है, इंडिविजुअल से क्या होता है, छोटा होता है। तो 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, तो इंडिविजुअल हो गया। अब ये 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है और 6 से बड़ा नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारा 3 रेजिस्टेंस है ये ना तो पूरी तरह से सीरीज में होगा, ना तो पूरी तरह से पैरेलल में होगा, हो सकता है कि 2 सीरीज में एक पैरेलल में, या एक सीरीज में 2 पैरेलल में। तो उस तरीके से तुम्हारे यहाँ पर काम बनने वाला है। तो हम करते हैं एक एक करके स्टार्ट। पहला ए नंबर बनाएंगे, ए नंबर में हमको क्या चाहिए, 4 ओम चाहिए। तो 4 ओम में मान लो कि अगर हम इसको सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, तो 2 और 3 का यहाँ पे ऐड करोगे, ऐसे ऐसे मान लो 2 और 3 यहाँ पर लगा दिए, 2 3, तो नेट कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 को अगर हम इसके साथ नेट 6 के साथ अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि 6 और 5 है, 6 और 5 का अगर कॉम्बिनेशन अगर लेते हो तो फॉर्मूला थोड़ा याद रखो, 2 2 2, रेजिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला क्या था, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये था ना, रफ में कर लेना तो बाकी वहां पे लिखने में आसानी होगा। तो यहाँ पर ये 5 है, ये 6 है, तो 5 इंटू 6 बाई 5 प्लस 6, 5 6 30 और 6 5 11, ये तो डिवाइड करेंगे कभी 4 के बराबर तो होगा ही नहीं, 4 के बराबर होगा क्या, कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज नहीं चलने वाला है, तो क्या करोगे, तो एक काम करो ना, एक को तुम सीरीज में रख लो, बाकी को पैरेलल में रख लो। तो किसको सीरीज में रखोगे, तो यहाँ पर देखो 2 जो है ना, पहले उसी से स्टार्ट करना, 2 को सीरीज में रखना। तो अगर हम यहाँ पर 2 को अगर हम सीरीज में रख रहे हैं और फिर जो 3 वाला है उसको पैरेलल में और फिर 6 वाला को भी इसके साथ पैरेलल में रख रहे हैं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये हो गया 2, मेरा इन दोनों के साथ सीरीज में होगा और ये दोनों क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो यहाँ पर इसका नाम दे दोगे R1, इसका नाम दे दोगे R2, ठीक है, और इसका नाम दे दोगे R2। इससे क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, पैरेलल में है, तो यहाँ लिखोगे ज्वाइनिंग 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। तो पहले इसको पैरेलल में हम लोगों ने ज्वाइन, तो पैरेलल में जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, तो R1 इंटू, अरे अच्छे से लिखना है, बहुत गंदा हो रहा है, रुको, R1 इंटू R2
बाय R1 प्लस R2 होगा। तो R1 का वैल्यू है 3, R2 का वैल्यू है 6 और फिर जोड़ेंगे नीचे तो 3 प्लस 6, तो 3 इंटू 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। 3 से 3 बार में कटता है, 3 से 2 बार में कटता है, तो कितना आ गया ये 2 ओम आ गया। आया ना 2 ओम। हाँ, अब ये जो 2 ओम आया है इस नेट को इसके साथ इक्विवेलेंट में यानी सीरीज में ले लोगे। नाउ ज्वाइनिंग R1 is equal to 2 ohm and R equivalent is equal to 2 ohm in series। तो जब इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो R equivalent डैश आएगा, डैश क्यों ले रहे हैं? तो डैश क्योंकि ये तो अलग था ना, तो इसको भी अलग दिखाने के लिए डैश ले लो। तो यहाँ पर R1 प्लस R equivalent करना पड़ेगा, सीरीज में निकालने के लिए जोड़ना ही तो होता है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों मिला देंगे 4 ओम हो गया, बस बन गया। तो बस इतना ही लिखना है, इतना लिख के काम चल जाएगा, उससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस 100 करके दिखाना है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा है बी नंबर में, क्या है कि 1 ओम है, तो 1 ओम के लिए क्या करेंगे, सबको पैरेलल में कंबाइन कर दोगे, सबको क्या करोगे पैरेलल में कंबाइन कर दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे ज्वाइनिंग 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। तो जब इसको हम अगर पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, रफ में कर लेना, चेक कर लेना वही आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं तुम्हें। पैरेलल में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट आएगा आर इक्विवेलेंट, उसको रेसिप्रोकल में लेंगे। 2 रेजिस्टेंस नहीं ना, 3 हो गया है, तो इसलिए इसको रेसिप्रोकल में लेकर ही चलना। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर R1 के जगह पर 2, R2 के जगह पर 3, R3 के जगह पर 6। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 3 6 का एलसीएम 6 आता है, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से 2 बार में कटेगा, 2 1 जा 2, 6 से 1 बार में कटेगा, 1 1 जा 1। तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे 3 2 5 5 1 6 यानी कि 6/6, ये कट के 1 आता है। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल भी करते हैं, इसको उल्टा जब करेंगे तो उल्टा होकर दिया तो 1 ही कहलाएगा। अरे 1/1 क्या होता है, 1 ही कहलाता है, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो इस बात का ध्यान रखना कि हम लोगों ने जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लास्ट पॉइंट जो मैंने तुम्हें लिखवाया था उसको बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में वही तुम्हारा यूज होगा, उसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर तुम्हें इक्विवेलेंट चाहिए, अगर 4 ओम है तो ये दोनों से बड़ा है, इससे तो छोटा है, यानी कि यहाँ पर पूरा सीरीज में नहीं होगा, ना ही पूरा पैरेलल में होगा। इसमें क्या था 1 ओम में, ये इससे भी कम था, इससे भी कम था, इससे भी कम था, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनने वाला था, इसको एक बार फिर से देख लेना अच्छे से, इस पूरे चीज को, इस पूरे पार्ट को वापस से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जरूर इसको ध्यान से देखना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ते हैं। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम, पहला इसमें 2 पार्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये 2006 2011 2012 और 2014 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ो। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट, schematic diagram of a circuit consisting of a 24 वोल्ट बैटरी। तो एक डायग्राम बनाना है, स्कीमेटिक डायग्राम यानी कि एक अच्छे से सुंदर सा डायग्राम बनाना है तुमको, एकदम खूबसूरत सा प्यार भरा, और उसमें क्या करना है, 24 वोल्ट का एक बैटरी लगाना है, 10 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टर, 1 ओम रेजिस्टर एंड एमीटर, एक एमीटर भी लगाना है, एक प्लग की भी लगाना है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। क्या करना है, सभी को हम यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी को सीरीज में कनेक्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो पहला चीज है ड्राइंग, तो ड्राइंग कंप्लीट करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। तो 3 रेजिस्टेंस है, तो तीनों को ऊपर में लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी कितना 24 है, तो कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, इधर यहाँ पर लगा देंगे स्विच, प्लग की लगाना है तो ये की लगा दो। यहाँ पर 24 वोल्ट है तो 24 वोल्ट बना दी, प्लग की लगाना था यहाँ पर, ये स्विच लगा देंगे, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, इससे कनेक्ट करेंगे अच्छे से, ये स्विच ज्वाइन हो गया। इधर क्या लगाना है, तो बैटरी का करंट इधर से निकलेगा, ये प्लस ये माइनस, इस साइड से करंट निकलेगा। तो इस साइड से जब करंट निकलेगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा, तो ये एमीटर बन गया।
ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या क्या है, पहला है 10 ओम, दूसरा है 5 ओम, तीसरा है 1 ओम। बस इतना सा डायग्राम बनाकर तुम अच्छे से 2 मार्क्स का नंबर, 2 मार्क्स इजीली उठा लोगे। तो यहाँ पर अगर तुमको दिखाना है कि आई करंट फ्लो करा तो आई करंट फ्लो करा दो, अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो बिना दिखाए भी काम चल जाएगा। तुम बस इतना बना लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई करंट फ्लो करेगा, करंट निकला और करंट जाके तुम्हारा फ्लो करेगा। पहला काम कंप्लीट हुआ। दूसरा काम क्या बोला है कि कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग इन द सर्किट। ये जो एम मीटर है इसका काम क्या होता है, ये करता है करंट को मेजर। एमीटर का काम क्या होता है, ये करता है करंट को मेजर। तो करंट को यहाँ पर मेजर करेगा, ये जो करंट जा रहा है कितना जा रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो सीरीज में है ना सब कुछ जब सीरीज में है तो क्या करोगे, तो इसका हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे सिंस 10 ओम, 5 ओम, ठीक है, एंड 1 ओम आर इन सीरीज। तो ये सब अगर मेरा सीरीज में है तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो R1 का वैल्यू है 10, R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू 5 और R3 का वैल्यू 1। तो कितना आ रहा है, 16 ओम आ रहा है। तो आर इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है तुम्हारा वो तुम्हारा कितना लग रहा है, 24 वोल्ट का। अब ये जो नेट रेजिस्टेंस होगा इसी में तो करंट जा रहा है, वोल्टेज नेट रेजिस्टेंस करंट जा रहा है। तो ओम्स लॉ से क्या हम पढ़े, ओम्स लॉ से करंट निकालना है तो I इक्वल टू V बाय आर कर सकते हैं। अरे देखो V इक्वल टू I बाय आर, I इंटू आर होता है ना, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो करंट अगर निकालना है तो आर को नीचे डिवाइड में लेकर जा सकते हो, जा सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो V का वैल्यू यहाँ पर 24 है और R क्या है, R यहाँ पर कौन सा रखोगे, R इक्विवेलेंट रखोगे, क्योंकि हम लोग एक R तो नहीं रख रहे यहाँ पर, पूरा मेरा करंट जा रहा है तो पूरा का नेट ले लोगे, पूरा क्या लोगे, नेट लोगे और नेट से यहाँ पर R इक्विवेलेंट से डिवाइड करोगे। तो ये हमारा 16 है, तो 16 काट देंगे 4 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। तो अब ये 3/2 तो कितना होता है, ये डिवाइड करोगे 3/2 को तो 1.5 एम्पेयर आ जाएगा। तो क्या करंट निकला, 1.5 एम्पेयर। तो पहला डायग्राम बना मस्त से, फिर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया अच्छे से, दोनों चीज हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन तुम लोग जो आएगा उसको खुद से करो। तो ये क्वेश्चन 9 नंबर करो तो जरा, चलो हो गया हुआ क्वेश्चन। अब ये स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब उसमें रेटेड, रेटेड मतलब होता है प्राइस नहीं लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कितना वाट का है, किस वोल्टेज पर काम करेगा, किस करंट पर काम करेगा, वो सारा चीज लिखा हुआ रहता है। तो जनरली पावर लिखा रहता है और क्या लिखा रहता है, वोल्टेज लिखा रहता है। तो 220 वोल्ट पर काम करने वाला है और 100 वाट पर। तो व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट ऑन 110 वोल्ट, जब इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो पावर कितना कंज्यूम होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या देखते हैं, पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये वोल्टेज इनटू करंट होता है ना। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स रहने वाला है ऑलवेज, वो तो चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस VI को रेजिस्टेंस के टर्म में चेंज करेंगे। वोल्टेज दिया हुआ है तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में चेंज करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा V²/R, क्योंकि I इक्वल टू कितना होता है, V/R होता है। तो यहाँ पर I की जगह पर V/R रखोगे तो V²/R आ जाएगा। तो R तो मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस R ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग तो वहां पर जो डिवाइस है उसको तो चेंज नहीं कर रहे, उसको बदल नहीं रहे। तो जब नहीं बदल रहे, इलेक्ट्रिक बल्ब ही हमारा है, तो बल्ब होने से क्या होगा, वो तुम्हारा उसका रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो रेजिस्टेंस अगर सेम हो गया तो यहाँ पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V², किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V² का। तो अगर हम यहाँ पर P1/P2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर बाई V2 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं इजी वाला मेथड बता रहा हूँ, इसका एक दूसरा मेथड भी है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में 2 मेथड से बनाया था ना, वैसे ये भी तुम्हारा दो मेथड से बनेगा। तो ये सेकंड मेथड है, इसको मैं कर रहा हूँ।
यहाँ पर P1 को ले लो, ये जो P1 है उसको 100 वाट ले लो, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। P1 हमारा है 100 वाट और V1 हमारा है 220 वोल्ट। P2 हमें क्या करना है, निकालना है, और V2 हमारे कितना है 110 वोल्ट। तो अब यहाँ पर पुट करेंगे, P1 के जगह पर 100, P2 हमें निकालना है, V1 के जगह पर 220 का होल स्क्वायर और V2 के जगह पर 110 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 220/110 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे इसका भी स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर नहीं होगा, तो 0 से 0 कट गया, 11 से 2 बार में कट गया। तो यहाँ पर 100/P2 इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, नीचे कुछ नहीं बचा है 2 बचा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हमें P2 चाहिए, तो एक काम करो ना, थोड़ा सा ये 100 को 100 लिखो, P2 को इधर मल्टीप्लाई में लेके चले जाओ, तो P2 क्या होगा, 4 को इधर डिवाइड में लेके जाएंगे, और इधर मल्टीप्लाई में हमको P2 चाहिए ना, 4 डिवाइड में जाएगा, तो 4 से 25 बार में कट गया, तो P2 इक्वल टू आ गया 25 वाट। तो देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, P2 इक्वल टू 25 वाट, डी ऑप्शन, D4 डायरेक्ट। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगर इसको दूसरा मेथड से करना चाहते हो तो हम क्या करोगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालोगे, ये R निकल आएगा, R जब निकल आएगा उसके बाद ही तुम यहाँ पर फिर से P इक्वल टू V स्क्वायर में R लगाना, आराम से बन जाएगा। नहीं तो ये मेथड अगर सही लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, तो इसी को कर लो, ये तुम्हारा बेस्ट। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन है, एनर्जी निकालना है हम लोग को, कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालना है, ये सारा कुछ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं, कॉस्ट निकालना है बस। तो देखो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है हमारा एक, जिसका रेटेड कितना है 400 वाट है, ठीक है, 8 आवर्स पर डे वो ऑपरेट होता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रुपीज दिस। तो अगर 30 दिन तक इसको हमको चलाना है 8 घंटा पर डे, तो हमें अगर 3 रुपीज पर kWh का मतलब क्या होता है, किलो वाट आवर होता है। kWh क्या है, ये कमर्शियल यूनिट है, इसको बोलते हैं किलो वाट आवर, यानी कि पावर को रखना है किलोवाट में और आवर को रखना है किसमें, ये हमारा टाइम को रखना है आवर में। तो पावर को रहेगा किलोवाट में, टाइम रहेगा हमारा आवर में, इस बात का ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि हम लोग को कि कॉस्ट निकालना है, तो क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो पावर जो है इस रेफ्रिजरेटर का वो 400 वाट है, और हमें पता है कि जब यहाँ पर जो रुपीस है वो मेरा किलोवाट आवर में है, तो इसे किलोवाट में तो चेंज करना पड़ेगा। किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से यानी कि 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये हमारा किलोवाट में चेंज होगा। 0020 कट गया, तो ये कितना आ रहा है 0.4 किलोवाट। अरे 10 है ना, तो पॉइंट में आ जाएगा, तो 0.4 किलोवाट आवर, एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, तो पावर आ गया। अब यहाँ पर पर डे कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर टाइम अगर देखोगे तो 8 आवर है पर डे, एक दिन में कितना है 8 आवर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक दिन का इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वन डे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, क्योंकि खर्च होगा ना, कंज्यूम इन वन डे, तो वन डे में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, तो ये हमारा निकलेगा पावर इंटू टाइम से, पावर इंटू टाइम से। तो पावर हमारा कितना है, वो है 0.4 और टाइम कितना है, तो 8, तो 8 4 से कितना होता है 32, एक डिजिट के पहले पॉइंट था तो एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 3.2 किलो वाट आवर आ गया। ये हमारा निकला एक दिन का, हमें कितना दिन का चाहिए 30 दिन का, तो 30 दिन के लिए हम लोग 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे बहुत आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक दिन का निकाल लो, उसका 30 दिन का निकालना, मल्टीप्लाई कर देना, इससे आसान क्या ही तुमको क्वेश्चन मिलेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, 30 डेज, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 इंटू वन डे में कितना हो रहा है, तो 3.2, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 0 0 काट देंगे, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 96 किलोवाट आ गया। तो 96 किलोवाट आवर तुम्हारा जनरेट हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इतना एनर्जी कंज्यूम हो चुका है। तो अब कॉस्ट निकालेंगे, तो यहाँ पर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा,
कैलकुलेट करो तो थोड़ा, तो देखो क्या था, कॉस्ट जो भी तुम्हारे यूनिट में आ रहा है 96 तुम्हारे किलोवाट आवर है, और 1 किलोवाट आवर का रेट कितना है 3 रुपीज, तो यहाँ रुपीज को 3 ऐसे लिखेंगे 3 रुपीज, 0.00 लिख सकते हो या हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 6 जा कितना आ गया 18, 1 कैरी, 3 9 जा कितना होगा 3 6 जा 18, 1 कैरी, और 3 9 जा 27, और 1 कितना होता है 28 होता है। कैलकुलेट करना गलत तो नहीं हो रहा ना, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 9 जा 27, 1 28, हाँ इतना ही रुपीज आता है। तो ये रुपीज हमारा आंसर हो गया। अगर इसमें 0.00 लगा दोगे तो यहाँ पर 00 लगा देना, तो यहाँ पर 0.00 लगा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस पैसे को डिनोट करने के लिए यूज हो रहा है हमारा, ठीक है। तो 288 रुपीज हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट इस इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर को 30 दिन तक यूज करने पर बन रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यू आर गिवन 2 फ्यूज वायर्स, हमें 2 फ्यूज वायर्स दिया हुआ है ए एंड बी, और जिसका रेटिंग क्या है कि 2 एम्पेयर और 5 एम्पेयर है। तो यानी कि एक फ्यूज वायर ए है जिसका रेटिंग 2 एम्पेयर है, और एक फ्यूज वायर बी है जिसका रेटिंग 5 एम्पेयर है। जस्टिफाई विथ रीजन which of the two would you use with a 1000 watt 220 volt room heater। एक घर में हमने क्या लगवाया है, ठंडा का सीजन था, रूम हीटर हमने लगवाया, ठीक है। तो रूम हीटर जो हमारा था 1000 वाट का था, वो 220 वोल्ट पर काम कर सकता था, बढ़िया। तो 1000 वाट यानी 1000 वाट पर था, 220 वोल्ट पर काम कर सकता था। अब उसके लिए वायर चुनना था, फ्यूज वायर चुनना था। तो फ्यूज वायर जो हमारा है दो तरह का, एक है तुम्हारा 2 एम्पेयर का और दूसरा है तुम्हारा 5 एम्पेयर का। तो कौन सा फ्यूज वायर हम यूज करें जिससे कि हमारा हीटर भी अच्छे से चले, और अगर ज्यादा करंट अगर होता है तुम्हारा सर्किट में तो उसे शॉर्ट सर्किट से बचाए, यानी कि तुम्हारा जो ये तुम्हारा हीटर है वो अप्लायंसेस खराब होने से बचे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको कितना करंट मिनिमम, कितना करंट इसको चाहिए वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो पावर है वो हमारा 1000 वाट है, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। तो देखो अगर यहाँ से करंट अगर निकालना है तो करंट निकालने के लिए क्या करोगे, देखो P = V × I होता है, ये फॉर्मूला था हमारा, पावर = V × I होता है, पावर = V × I होता है। इसको अच्छे से रिपीट करके याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर हमारा है 1000 वाट, वोल्टेज हमारा है 220, तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, तो करंट हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 220, 0 से 0 कट गया, 2 से 11 बार में, 2 से 50 बार में, तो यहाँ से करंट कितना आया 50/11। तो 50/11 कितना होता है, 11 से काटेंगे 11 4 जा 44, 6 बचेगा, 6 में पॉइंट लगा दिए 60, 11 5 जा 55, 11 4 जा 54, यानी कि 4.54 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसको करंट चाहिए हीटर को वो 4.54 एम्पियर चाहिए। तो हमारे पास दो तरह का फ्यूज है, एक 2 एम्पियर एक 5 एम्पियर का। अगर हम 2 एम्पियर का फ्यूज अगर यूज करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा, हीटर काम ही नहीं करेगा, ठंडा में वैसे ही ठंड से रह जाएंगे हम, पूरा ठंड लग जाएगा, सर्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एम्पियर का अगर रखेंगे तो हीटर काम नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 एम्पियर, क्योंकि बार बार फ्यूज तो गल जाएगा ना, तुम्हारा फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो फिर हीटर कैसे काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर का फ्यूज हम नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा चाहिए। तो 4.5 से ज्यादा दिख रहा है कहीं, ये तो 5 एम्पियर है, तो 2 वाला हमारा चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे we can use 5 ampere fuse because this cannot melt when 1000 watt 220 volt room heater is used. We can use 5 ampere fuse because this cannot melt when 1000 watt 220 volt room heater is used. तो जब इसका यूज करेंगे तो ये तुम्हारा मेल्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट करंट इसको चाहिए, करंट रिक्वायर्ड टू वर्क, इसको जो करंट चाहिए है वर्क करने के लिए वो तुम्हारा कितना है 4.54 एम्पियर है। तो बस, तो ये तुम्हारा मेल्ट नहीं करेगा, तो हम लोग इसी 5 एम्पियर फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही तुम्हें जस्टिफाई में आंसर लिखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा, तो ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है, पूरा ए टू जेड एक अच्छे से पढ़ो। B1, B2, B3 आर थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स, तीन आइडेंटिकल बल्ब्स है, तो अगर आइडेंटिकल बल्ब्स है इसका मतलब सभी का रेजिस्टेंस सेम होगा, इस बात को ध्यान रखना। तीनों एक ही टाइप का बल्ब है, जैसे घर में अगर होता है ना कि 9 वाट का हम बल्ब लेकर आते दुकान से जाकर, तो हम इस घर में भी लगाएं, उस घर में भी लगाएं और तीसरे घर में भी लगाएं, सभी रूम में हम क्या कर दिए 9 वाट का बल्ब लगा दिए, तो वो हो गया आइडेंटिकल बल्ब। तो आइडेंटिकल बल्ब B1, B2, B3 है, कनेक्टेड एज सोन इन फिगर, ये किस तरह से कनेक्टेड है तुमको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, ये हमारा बैटरी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। ऑल द बल्ब्स ग्लो, जब तुम्हारा सारा बल्ब ग्लो करता है तो 3 एम्पियर का करंट तुम्हारा रिकॉर्ड होता है इसके द्वारा, ये कितना एम्पियर रिकॉर्ड करता है 3 एम्पियर का करंट क्या करता है रिकॉर्ड करता है बाय द एमीटर ए एमीटर के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ अदर बल्ब, ठीक है, व्हेन द बल्ब B1 गेट्स फ्यूज, जब तुम्हारा B1 फ्यूज हो जाएगा तो अदर बल्ब पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें बस एक चीज एकदम क्लियर रखो कि अगर एक का अगर तबीयत खराब हुआ तो बाकी एकदम मस्त मौज करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक का अगर तबीयत खराब हो गया तो बाकी मौज करेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका तबीयत खराब हुआ तो ये दोनों मौज करेगा। मतलब कहने का है कि अगर एक खराब हो गया तो दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ग्लो करेगा और हाई हाई मतलब और एनर्जी के साथ ये ग्लो करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए, तो यहाँ लिखोगे सिंस द बल्ब्स आर इन, ये फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं, सिंस द बल्ब्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो देयरफॉर when the bulb B1 gets fused, the other bulbs will glow more brightly, ये और तेजी से ग्लो करेगा, क्योंकि जो करंट मिल रहा था पहले तो तीनों का मिल रहा था, अरे जब खाना मिल रहा था किसको किसको मिल रहा था, इसको भी मिल रहा था, इसको भी मिल रहा था, इसको भी बराबर बराबर मात्रा में मिल रहा था सबको खाना। अगर एक जन को खाना मिलना ही बंद हो गया तो जो पूरा का पूरा जो खाना है वो तो इन दो को ना मिलेगा, किसको मिलेगा इन दो को मिलेगा, यानी कि आधा इसको मिलेगा और हाफ इसको मिलेगा, क्योंकि दोनों तो एक जैसा है, दोनों तो एक जैसा खाने वाला है, तो इसको भी 1.5 एम्पेयर और इसको भी 1.5 एम्पेयर मिलेगा। जब ये पूरी तरह से इसका तबीयत खराब हो जाता है, पूरी तरह से बैंड बाजा इसका निकल जाता है, खत्म, इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर दोनों ही क्या होगा ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर में क्या लिखोगे, यहाँ पर पढ़ो थोड़ा, व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग, रीडिंग बताना है A1, A2, A3, A, ये सबका रीडिंग बताना है। व्हेन द बल्ब B2 गेट्स फ्यूज, जब बल्ब तुम्हारा B2, अच्छा B2 सॉरी द बल्ब B2 गेट्स फ्यूज, जब तुम्हारा B2 बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो फिर इन सभी का रीडिंग क्या होगा। जब B2 बल्ब फ्यूज हो गया तो ये वाला काम करना तो बंद हो जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा अच्छे से बंद हो जाएगा ना, ये पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होगा। तो A2 तुम्हारा 0 रीडिंग करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा मैं झुक जा रहा हूँ और यहाँ पर अच्छे से मैं लिख पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रीडिंग ऑफ A2 इक्वल्स टू 0 एम्पियर, ठीक है, ये क्या होगा 0 एम्पियर होगा। क्यों, क्योंकि B2 गेट्स फ्यूज, ये तुम्हारा फ्यूज हो गया, इस कारण से ये तुम्हारा रीडिंग क्या होगा A2 का 0 एम्पियर होगा। अब यहाँ पर अगर रीडिंग ऑफ A1 अगर निकाले, रीडिंग ऑफ A1 वो तुम्हारा 1.5 एम्पियर होगा, क्योंकि 3 एम्पियर में बटेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे रीडिंग ऑफ A3 अगर निकालें तो ये भी 1.5 एम्पियर होगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर रीडिंग ऑफ A, ये जो बैटरी से जो करंट आ रहा था वो तुम्हारा ऑलवेज वही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर तुम्हारा रीडिंग ऑफ A2 0 एम्पियर हो गया, रीडिंग ऑफ A1 1.5, रीडिंग ऑफ A3 1.5,
और रेटिंग ऑफ ए कितना होगा 3 एम्पियर। अगर रीजन लिखना है तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हो, टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूट्स into two paths B1 and B3। तो जो टोटल करंट तुम्हारा होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो पाथ B1 और B3 में, और इस तरह से A1 का रीडिंग भी 1.5, A3 का रीडिंग भी 1.5 हाफ हाफ होगा, ठीक है। और रीडिंग ऑफ A कितना होगा 3 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज तो निकल गया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर छोटा सा जगह में बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए। तो देख लो यहाँ पर तीसरा पॉइंट में क्या है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द थ्री बल्ब्स ग्लो। जब तीनों बल्ब अगर एक साथ ग्लो करेगा तो फिर कितना पावर डिसिपेट हुआ। तो देखो ध्यान से, जब तीनों बल्ब एक साथ ग्लो कर रहा था तो सारा करंट कितना आ रहा था 3 एम्पियर का, नेट करंट तो 3 एम्पियर का ही था, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4.5 का। तो यहाँ पर तीसरा में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो 4.5 वोल्ट है, और जो नेट करंट है वो तुम्हारा 3 एम्पियर का है। तो पावर जो डेवलप होगा, पावर डिसिपेटेड लिखा है ना, तो पावर डिसिपेटेड जो होगा वो कितना हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड, ये तुम्हारा बस फॉर्मूला लगाओ, P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई होता है, तो यहाँ पर V इंटू आई लगाएंगे। तो यहाँ पर P इक्वल टू V इंटू आई लगाएंगे, क्योंकि नेट वोल्टेज हमें पता है और पूरा नेट करंट कितना आ रहा है इस सर्किट से वो हम निकाल लेंगे, तो पूरा एक बार में ही पावर निकल आएगा, अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं, एक बार में निकल आएगा। तो यहाँ पर V का वैल्यू 4.5, I का वैल्यू 3, फिर ये कितना आ जाएगा 3 5 15, 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13। एक डिजिट के पहले पॉइंट है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, 13.5 वाट आ गया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये बड़ा ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला होगा कि अगर एक फ्यूज होता है तो दूसरा काम करते रहेगा, तो ये सब तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सीरीज में रहता तो क्या होता, अगर एक फ्यूज होता तो सब बंद हो जाता, कोई काम नहीं करता, सब का सब ऑफ। अरे यही तो होता है शादी वाला टाइम में, जो पहले होता था कि अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सारा का सारा पूरा बंद हो गया, लो पूरा अंधेरा, सारा काम ही रुक गया। तो वही चीज होता था। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें एक अगर रुक जाता है तो बाकी का रुकने का कोई चांसेस नहीं होता है। आइडेंटिकल बल्ब था इसलिए करंट तुम्हारा इक्वली डिवाइड होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे हम लोग जो और क्वेश्चन है उसको करते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन जो आएगा 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक 1 पूरा कंप्लीट आ सकता है तुम्हारा। कैसे होगा, यहाँ पर थोड़ा फिगर देखो और क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द सर्किट गिवन इन द फिगर। ये फिगर है, 8 वोल्ट का बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टर एक यहाँ पर लगा हुआ है और 2 8 ओम का रेजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है कैसा होता है, पैरेलल होता है। दोनों का जो हाथ है वो दोनों का हाथ को एक साइड जोड़ देंगे तो ये तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। फिर एक का हाथ दूसरे का हाथ को जब जोड़ेंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। टोटल क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और A1 तुम्हारा यहाँ पर है, A2 तुम्हारा यहाँ पर, ये एमीटर है जो कि रीडिंग के लिए है, करंट रीडिंग के लिए। अब एक एक करके देखते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। ये जो 2 8 ओम का रेजिस्टर है ना, इसका हमें क्या निकालना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। तो फर्स्ट में कैसे करेंगे, ये जो 8 और 8 ओम है दोनों ही हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस 2 8 ओम 2 8 ओम resistors are in parallel combination, तो ये दोनों ही मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, इसको लगाएंगे, ठीक है। तो R1 हमारा है 8, R2 भी 8, R1 हमारा 8, R2 भी 8, बस सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, तो R1 इंटू R2 यानी 8 इंटू 8 हो गया, और 8 प्लस 8 कितना होता है 16, 8 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, ये तुम्हारा 4 ओम आ गया। कितना ओम आ गया, 4 ओम आ जाएगा। तो ये 4 ओम पहला का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर निकल गया। सेकंड में क्या बोला है कि करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर्स, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो बैटरी से निकल के जाएगा, और बैटरी से निकल के जाएगा वो पूरा सर्किट में घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो निकाल लेंगे।
एंड देन फिर पोटेंशियल से उसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा करंट। तो यहाँ पर क्या करना है, इधर थोड़ा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बी नंबर पार्ट का। तो यहाँ पर जो 4 ओम है और ये जो इक्विवेलेंट 4 ओम आया, ये दोनों ही हमारा क्या है, सीरीज में है। ये 4 ओम इस पूरे के साथ क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस 4 ओम एंड आर इक्विवेलेंट, जिसका वैल्यू 4 ओम है, आर इन सीरीज। तो ये दोनों ही हमारा सीरीज में है। तो यहां पर जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे डैश दे लेकर, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 4 + 4, यानी कि ये हो जाएगा 8 ओम। दोनों को जोड़ देंगे ना, सीरीज में क्या होता है, दोनों को जोड़ देना होता है, जो भी सीरीज में होता है सब जुड़ जाता है। और ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट डैश कितना आ गया, 8 ओम आ गया। तो देयरफॉर करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट कितना निकला बैटरी से, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो बैटरी ने कितना करंट निकाला वो तुम्हारा कैसे निकलेगा, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस से। कौन सा रेजिस्टेंस, पूरा सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है उस नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, पोटेंशियल को पूरा सर्किट का नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, आ जाएगा करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो पोटेंशियल कितना है बैटरी का, 8 है, आर इक्विवेलेंट कितना है, 8, कट जाए कितना, एक बार में, यानी कितना, 1 एम्पेयर हो गया। तो यानी कि जो करंट बैटरी से निकल रहा है 1 एम्पेयर का निकल रहा है, तो 4 ओम में कितना करंट जाएगा तुम्हारा, तो वो तुम्हारा 1 एम्पेयर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 करंट फ्लोज इन 4 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है कि रजिस्टर, रजिस्टर इज 1 एम्पेयर। तो यहाँ पर कितना जाएगा तुम्हारा, 1 एम्पेयर जाएगा। तो बात समझ में आया। तो पहला हमने यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट निकाल लिया, बैटरी से कितना करंट जा रहा है। जब भी बैटरी से करंट निकालना होगा तो हमेशा तुम्हें नेट रेजिस्टेंस निकालना, पहले क्या करना, पूरा सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना, उसके बाद ही बैटरी से करंट को बाहर निकालोगे, इसका यूज करते हुए। तो ये आ गया तुम्हारा। अब उसके बाद फिर क्या करना है, थर्ड हम लोग करना है, जिसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो सी नंबर, देखो यहाँ पर कैसे बनेगा। सी में बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर्स, ये 4 ओम रेजिस्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें करंट तो पता है, कितना करंट इससे पास किया, तो अभी हमने निकाला था 1 एम्पेयर। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा बना के लिखना अच्छा लगता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू द I इंटू आर। क्या हो जाएगा, इसमें बहने वाला करंट और इसमें जो भी इसका रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर ओम्स लॉ का यूज करते हुए। तो I मेरा है 1 और R मेरा है 4, तो ये 4 वोल्ट आ गया। तो निकल गया इसका आंसर। डी में क्या बोला है, डी में बोल रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर्स। तो पावर डिसिपेट कितना होगा, तो देखो इसमें हमको करंट पता है कि 4 ओम से कितना करंट जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस पता है, सब कुछ तो पता है, बस निकालो। पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टर। तो 4 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें पावर निकालना है। तो देखो क्या क्या पता है, 4 ओम से जाने वाला करंट पता है, आर पता है, ठीक है, 4 ओम से जाने वाला करंट पता है, आर पता है, इसका यूज करके निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, क्या आता है इसका, ये आता है आई स्क्वायर आर आता है, V इंटू आई होता है, V की जगह पर आई आर रखते हैं, तो आई स्क्वायर आर आता है, ठीक है। तो आई का वैल्यू हमारा कितना है, आई का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 वाट ही आ जाएगा। अरे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 इंटू 1 करेंगे 4 वाट ही होगा। अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट हमारा इसका पार्ट है ई नंबर, डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग। एमीटर में क्या रीडिंग में कोई डिफरेंस होगा, जरा ध्यान से देखो। इधर से करंट निकला तुम्हारा 1 एम्पेयर का, इधर से करंट गया 1 एम्पेयर, तो यहाँ से करंट गया 1 एम्पेयर, यहाँ पर आया, अब यहाँ से बढ़ेगा लेकिन बढ़ के फिर वापस तो कंबाइन होगा, फिर 1 एम्पेयर, फिर 1 एम्पेयर, फिर 1 एम्पेयर। अरे ये दोनों तो 1 एम्पेयर ही मेजर करेगा, क्योंकि 1 एम्पेयर ही इससे गुजर के जा रहा है और आ रहा है, तो ये दोनों तो डिफरेंस तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, इन एमीटर रीडिंग्स। तो यहाँ पर रीजन भी लिखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है,
एमीटर रीडिंग। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज both are connected in series with बैटरी, क्योंकि दोनों ही तुम्हारा बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों सेम करंट मेजर करेगा, तो ये तुम्हारा डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं होगा। एमीटर का रीडिंग में डिफरेंस कुछ नहीं होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी। ठीक है, बस यहाँ तक छोड़ सकते हो। अगर आगे लिखना है तो दोनों लिख सकते हो कि बोथ मेजर सेम करंट, तो यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अभी तक ये जो लेक्चर था इसमें अभी हम लोगों ने 13 क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बच गया है, लेकिन मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, वैसे ही बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो 3 क्वेश्चन जो है तुम्हारा पीडीएफ में जाके उसको देख लेना। पीडीएफ में मैं उसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन पे डाल दूंगा, जरूर देखना। पीडीएफ डाउनलोड करना है क्योंकि वो भी 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बस लेक्चर ज्यादा लंबा हो चुका है तो उसको मैं थोड़ा कम करने के लिए यहाँ तक कि मैं इसको रोक रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तुम्हारा लाइट के ऊपर होगा, लाइट का न्यूमेरिकल्स पर मैं क्लासेस लूंगा, उस पर वीडियोस में बनाऊंगा। ठीक है, तो जुड़े रहना, उसका नेक्स्ट डे आएगा। आज तो तुम्हारा ये आ चुका है, इसके अगले दिन तुम्हारा मैं उस पर वीडियोस लाऊंगा और साथ ही कुछ और टाइप का वीडियोस भी मैं बनाकर लाने वाला हूँ। जुड़े रहो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करो। बाय बाय।